आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं ये कह रहा हूँ आप सबों के लिए सब्जेक्ट हिंदी की जो कि राज वाल्मीकि का है, मैं आज आपको बताऊंगा कौरवक कहानी का जो कविता का जो आधा बचा हुआ था उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। कौरवक को लिखा किसने है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। मैं इसके बारे में कवि के बारे में मैं पहला वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया कौरवक एक कविता है और इसकी जन्म हुआ था 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1548 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इसका क्या है, निवास स्थान है। इतना जानकारी आपको मिल गया। चलिए अब आते हैं वीडियो की तरफ। क्या कहता है वीडियो यहाँ पे, क्या क्या कहता है, ये क्या कहता है, पर्सन की तरफ आते हैं, कहानी की तरफ, कविता की तरफ। कविता में क्या कहता है कि मैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जय कवि सुनी। ये मैं आपको पहले बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको दूसरा खंड इसका बताने वाला हूँ। मोहम्मद यानी कवि जो जोगी सुनावा, मोहम्मद कवि कही यही कवि जोगी सुनावा, मैं इसके बारे में आज बताऊंगा। तो लेकिन थोड़ा सा सारांश इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका सारांश की बात की जाए तो सारांश में क्या क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो देखिए इसके सारांश में क्या कहता है कि प्रसंग प्रस्तुत पदांश मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के उपसंग्रह खंड से अवतारित है। क्या है? उपसंग्रह खंड या उपसंहार खंड से अवतारित है। इस खंड में कवि इस तथ्य को उद्घाटित करते हैं कि उसने रत्नसेन, क्या है, उसने रत्नसेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर पद्मावत ग्रंथ की रचना की है, वास्तव में उन पात्रों का कोई अस्तित्व नहीं था। इस दुनिया में केवल उसकी कहानी प्रचलित है। क्या है? उसकी कहानी प्रचलित है। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे दोहा में, मोहम्मद यही कवि जोगी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोगी लाई रकत के रई गारी प्रीति नैन जल भई, ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मक यह रहे जगत माँ चिन्हा। अब इस देखिए इसका व्याख्या किया जाए तो व्याख्या किस तरह होगा। यहाँ पे क्या कहा कवि ने, ये समझ में नहीं आया तो यहाँ व्याख्या में हम बताते हैं आपको क्या कहा कवि ने। कवि जैसी कहते हैं कि मैंने, क्या कहते हैं कि मैंने काव्य को रचकर सुनाया है। क्या है? मैंने काव्य को रचकर सुनाया है। इसका मतलब कैसे हुआ? मोहम्मद यही कवि जोगी सुनावा, मतलब यह काव्य मैंने रचकर सुनाया है। क्या है? रच के सुनाया है। तथा जिसने भी यह काव्य को सुना आंसुओं की इसी गारी प्रीति को भिगोया है। यानी जिसने भी यह काव्य को सुनाया तो उसकी आंख क्या है, एक गारी बन गई है। ये गारी क्या है, ये भींगती है, भिगोया है, मतलब ये क्या है कि आंसुओं से इसकी गारी प्रीति को भिगोया है। यहाँ पे क्या कहता है, सुना जो प्रेम पीरा सो गावा, सुना जो प्रेम पीरा सो गावा। अब इसका मन देखते हैं, मैंने अपने मन को यह विचार करके इस ग्रंथ को लिखा है। क्या है? अपने मन को विचार करके, यानी जोगी लाई रकत के गई गारी प्रीति नैन जल भई, यानी आंख को जो भिंगोया है ये इसको गारी कहता है। कदाचित दुनिया में मेरी वही निशानी बाकी रह जाएगी जहां वह रत्नसेन जैसा राजा कहाँ है वह तोता। क्या कहता है? कहाँ वह रत्नसेन जैसा राजा, कहाँ है वह तोता। ये कह रहा है, कहाँ सो रत्नसेन जैसा आशा राजा, कहाँ सुआ असित बुद्धि उपाजा। क्या कहता है? कहाँ ऐसे कहता है। देखिए अब स्टडी बाय रंजित को सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहाँ सो रत्नसेन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राधो जय किन्हा बखानू, कहाँ स्वरूप पदु मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। क्या किया? कोई ना रहा जग रही कहानी, जग मैंने दुनिया संसार। जो अद्भुत बुद्धि वाला था, क्या था? जो अद्भुत बुद्धि वाला था, कहाँ है वह सुल्तान। कौन कहता है? कवि कहता है। उसके पास बहुत शक्ति था, लेकिन वो सुल्तान कहाँ है? अलाउद्दीन तथा कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के समक्ष पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था। क्या किया था? पद्मावती के सामने रूप सौंदर्य का वर्णन किया था। कहाँ है वह लावण्य से भरपूर सुंदर रानी पद्मावती। पद्मावती कहाँ है? इनमें से कोई भी इस संसार में नहीं बचा है। क्या कहता है? इसमें से कोई वह संसार में नहीं बचा है। कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। इस दुनिया में कोई नहीं बचा, केवल उनकी कहानियों
शेष रह गई है। केवल वही पुरुष धन्य है जिसकी कृतियां मतलब कहानी कविता ये उसने जो रचा है संसार में, जो यहाँ से करके गया है उसी को कीर्ति कहते हैं उसके बारे में। तो तथा यश सदैव विद्यमान रहते हैं। क्या कहते हैं? यश मतलब बुद्धि बल शक्ति या उनकी मन की इच्छा जो रहती है, कोई कुछ किसी के लिए कुछ करके जाता है तो उसी को यश कहते हैं, शक्तिशाली। फूल शाखा से टूट जाता है लेकिन उसकी सुगंध समाप्त नहीं होती है, उसी प्रकार मनुष्य का यश भी सदैव जीवित रहता है। तो यहाँ देखिए आगे आइए अब क्या कहता है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, कोई ना जगत जस बंधा, केई ना रिन्हा जस मोल, जो यह पद कहानी हम सवेरे दुही बोल। क्या कहता है कि कवि क्या कहना चाहता है कि केवल वही पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति यश तथा सदैव विद्यमान रहते हैं। फूल शाखा से टूट जाता है लेकिन उसकी सुगंध समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य का यश सदैव जीवित रहता है। तो अब आइए कवि जैसी जी कहते हैं कि इस जगत में ना तो किसी ने अपना यश बेचा है। क्या है? ये जगत में कवि ने ना तो किसी अपना यश बेचा है, ना ही वह यश के को मूल्य देखकर खरीद ही पाया है। यानी यश को वह किसी का मूल्य देख के, जैसे कि 5,000 में कोई सामान बिकता है तो ऐसा वो पैसा दे के मूल्य दे के नहीं खरीद पाया है। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि जो भी इस कहानी को पढ़े वह 2 शब्दों में मुझे भी याद कर ले। क्या कहता है? एक कहानी को जो पढ़ें, यानी हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, कोई सुनता है, तो वो मुझे सिर्फ याद कर ले कि कभी ऐसा था, ऐसा कह रहा है। कवि का भाव यह है कि लोग उसे कहकर याद रखें कि कवि ने प्रेम की पीर से भरपूर सुंदर काव्य की रचना की है। क्या की है? भरपूर काव्य की रचना की है। तो ये था आपका भावार्थ, इसका समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। एक अभ्यास क्या है? कर्वक अभ्यास का क्वेश्चन प्रश्न क्या कहता है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की? दर्पण से क्यों की? लेकिन अधिकतर देखा जाएगा तो कर्वक का पहला चैप्टर जो है, पहला खंड, उसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है और ये पिछला वर्षन नहीं आता है। इसका सिर्फ क्या होता है, सारांश लिख दीजिए, थोड़ा सा ऐसा कहता है। तो आप समझ गए, इसलिए हमको आपको छोटा छोटा करके समझाए, बड़ा बड़ा नहीं समझाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उत्तर, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन का उत्तर क्या था। कवि ने एक अपनी आंख को दर्पण यानी क्या था शीशा आईना से क्यों की है? तो देखिए उत्तर क्या कहता है कि कवि जायस अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करता है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ तथा निर्मल होता है तथा कोई भी व्यक्ति अपनी छवि उसमें साफ एवं स्पष्ट रूप से देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख की स्वच्छता एवं पारदर्शिता की प्रतीक है। क्या है? उसी तरह कवि का आंख जो है उसी तरह प्रतीक उसका आंख है। यहाँ पे कवि एक आंख वाला होकर भी अद्भुत काव्य प्रतिभा से युक्त है, इसी कारण वह पूजनीय एवं संवंदनीय है। उसकी निर्मल वाणी यानी उसकी स्वच्छ वाणी, शुद्ध वाणी को वाणी समस्त जनमानस को प्रभावित करती है। जैसा छवि होती है दर्पण में वैसा ही प्रतिबिंब उभरता है। यानी इस आईना के सामने, शीशा के सामने हम जैसे अपने चेहरा को देखेंगे, अपना मुंह को देखेंगे, हमें सिर्फ सेम टू सेम, कहीं हमें कोई मिस नहीं होगा, सेम टू सेम हमें वही दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार कवि की निर्मलता तथा लोक कल्याणकारी भावना उनकी कविताओं में दृष्टिगत होती है। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या कहता है कि पहले कर्वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? कलंक, कांच और क्या कहता है? कंचन। कलंक, कांच और कंचन, बिल्कुल यहाँ कहानी में, कविता में जो बताया गया बस आप उसी से समझिएगा, बाकी आप कंचन, कांच और कलंक ये कहीं और से नहीं समझिएगा। इसका भी बहुत प्रकार के कलंक होते हैं, कांच भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखिए कवि मोहम्मद जायसी का मानना है कि ईश्वर ने उसे संसार में चंद्रमा की भांति जन्म दिया है। क्या दिया? चंद्रमा की भांति जन्म दिया। क्या कि चंद्रमा में भी दाग था और इनमें भी दाग है। इतना विशाल होते हुए भी चंद्रमा क्या कहता है, उसमें एक दागी है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है, क्या कलंक है, फिर भी वह अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करता है। अपने प्रकाश से जगत को क्या कहता है? प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार कवि ने करता है। ठीक उसी प्रकार कवि भी एक आंख खराब होने के बावजूद श्रेष्ठ काव्य की रचना करता है। क्या करता है? श्रेष्ठ काव्य की रचना करता है। यहाँ पे कलंक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कलंक का मतलब होता है कोयला। क्या होता है? कलंक का मतलब कोयला होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कांच। देखिए
कांच शब्द से कवि का तात्पर्य है कि कच्ची धातु, क्या है, कच्ची धातु। कवि कहता है कि जब तक सोने को शुद्ध किए जाने के लिए तपाने वाले पात्र में डालकर तपाया नहीं जाता तब तक वह कच्चा यानी अशुद्ध ही रहता है, अर्थात शुद्ध सोना नहीं बन पाता है। क्या है, शुद्ध सोना नहीं बन पाता है। कदी का कवन से तात्पर्य है, यानी कवि का कवन से यानी किससे है, कंचन से तात्पर्य है। कवि का कंचन से तात्पर्य है, क्या है कि आपको यहाँ दिखाते हैं, कहाँ गया कवि कंचन। कंचन से तात्पर्य है कि शुद्ध सोना। क्या है, कंचन का मतलब क्या होता है, शुद्ध सोना। कवि कहता है कि उसने अपने काव्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं को खूब तपाया है। क्या किया, खूब तपाया है, सोने जैसा, यानी कच्चा सोना बनाने के लिए कोयले में उसको तपाना पड़ता है। उसी तरह यहाँ भी कवि अब कंचन यानी सोना की बात कह रहा है, तो उसको कवि ने अपने आप को भी खूब तपाया है, तभी यहाँ पे शुद्ध सोना बन पाया है। शुद्ध सोना नहीं, शुद्ध यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, पहले कर्वक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। क्या क्या, अपने शब्दों में परिचय अपने शब्दों में दे। प्रथम कर्वक में कवि जायसी पूर्णतः आत्मविश्वास के सहाय कहते हैं कि एक नेत्र वाले होते हुए भी उनमें गुणों का भाव नहीं है। उनकी कविता में ऐसा प्रभाव है कि जो भी उसे सुनता है वह मंत्र मुग्ध हो जाता है। ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की भांति इस धरती पर अवतरित किया है। उनमें भी चंद्रमा की तरह कलंक है कि वह एक नेत्र वाला है। क्या है, वह भी एक नेत्र वाला है, फिर भी वह दर्पण के हवन स्वच्छ व निर्मल भाव से ओतप्रोत है। क्या है, वो भी एक कलंक है, लेकिन वो क्या सोने के जैसा उसको अपने आप को तपाया है, इसलिए वो निर्मल बन गया है। यहाँ पे उसका भाव क्या होता है, निर्मल की तरह साफ सुथरा बताया जा रहा है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर।